हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक, साथ ही एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इन चारों का हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। तो आज हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि एकात्मक संस्थात्मक शासन व्यवस्था का परंपरागत घर कौन सा है। हम ये जानेंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिकी संघवाद में क्या अंतर है, इन सभी शासन की विशेषताएं क्या है, इन शासन के दोष क्या है, इसको कौन कौन सी प्रणाली कहा जाता है, ये किस तरीके से काम करती हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो हम बात करते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन। हम इन चारों की बात करेंगे। हम इन चार शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो दो प्रणाली है यह देश चलाने के लिए होती हैं, देश चलाने के लिए। ये दोनों प्रणाली देश चलाने के लिए है और ये दो प्रणाली है ये सरकार चलाने के लिए, विभिन्न देशों की सरकारों को चलाने के लिए संस्थात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दुनिया के सभी देशों में सरकारें या तो संसदीय शासन वाली होंगी या फिर अध्यक्षात्मक शासन वाली होंगी। और ये जो प्रणाली है वह देश को चलाने के लिए है, ये देश को चलाने वाली प्रणाली है, ये देश को चलाने वाली प्रणाली है। अब इन दोनों प्रणालियों में अंतर कैसे किया जाता है? इन दोनों प्रणालियों में अंतर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर हम इन दोनों में अंतर करते हैं। अगर कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली होती है। और अगर कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते तो उस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ, ये अमेरिका में हुआ। एकात्मक शासन प्रणाली का जन्म भी ब्रिटेन में हुआ है और संघात्मक शासन व्यवस्था का जन्म अमेरिका में हुआ है। ये दोनों प्रणाली इंग्लैंड में है, यानी इन दोनों प्रणाली का आदर्श घर, इन दोनों प्रणाली का आदर्श घर अगर कोई है तो इंग्लैंड है। और इन दो प्रणालियों का आदर्श घर, इन दो प्रणालियों का अगर आदर्श घर है तो वो अमेरिका है, वो अमेरिका है।
भारत में यदि संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली यह भारत में है, भारत के स्वरूप में है, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से इन चारों प्रणालियों में आप अंतर कर सकते हैं। एकात्मक शासन यह केंद्रीकरण का प्रतीक है, केंद्रीयकरण का प्रतीक है, और यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रतीक है, ये का प्रतीक है। तो एकात्मक शासन को हम सबसे पहले जानते हैं कि एकात्मक से क्या है। दोनों में अंतर जो किया जाता है वो सत्ता के बंटवारे के आधार पर किया जाता है, सत्ता के बंटवारे के आधार पर अंतर। सत्ता का बंटवारा कैसा है, यानी संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा अगर शासन की सारी शक्ति एक सरकार के पास दे दी जाए, अर्थात केंद्र सरकार के पास दे दी जाए, तो शासन एकात्मक होगा। और अगर संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए तो उस स्थिति में संघात्मक शासन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकात्मक शासन शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, जबकि संघात्मक शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर जो किया जाता है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर। दूसरा अंतर क्या है इन दोनों प्रणालियों में? इन दोनों प्रणालियों में अंतर है कि देश में दो प्रधान होते हैं, देश में दो प्रधान होते हैं। दो प्रधान कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वास्तविक प्रधान और एक होता है नाममात्र का प्रधान। यानी संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर करने के लिए दो प्रधान होते हैं देश में। वास्तविक प्रधान होता है देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। नाममात्र का प्रधान होता है, वह होता है राष्ट्रपति। जैसे भारत में राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में सम्राट है। ये दोनों नाममात्र के पद हैं, यानी प्रतीकात्मक ध्वजमात्र प्रधान है। नाममात्र की शक्तियां हैं इनके पास, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है। इसलिए संस्थात्मक शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री शासन भी कहते हैं। इसको बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी इसको कहते हैं। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल्स भी इसको कहा जाता है। इसको उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, यानी कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं उत्तरदायी शासन, ये भी इसका एक नाम है। या इसको मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कह सकते हैं। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली का जन्म सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, इसीलिए इंग्लैंड को संस्थात्मक शासन प्रणाली का आदर्श घर कहा जाता है। ब्रिटेन में सबसे पहले 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति क्या हुआ था? इस क्रांति में, इस क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड का निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में कन्वर्ट हो गया था। तो 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से संस्थात्मक शासन प्रणाली का जन्म प्रारंभ होता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव 1861 के एक्ट के माध्यम से पड़ी।
देखिए, ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाने के लिए समय समय पर विभिन्न एक्ट या अधिनियम बनाती थी। उन एक्ट्स के माध्यम से शासन करती थी। तो 1861 के एक्ट से भारत में संसदीय शासन की नींव पड़ी। उसके बाद 1919 के एक्ट के माध्यम से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। इसीलिए यह माना जाता है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड इसका आदर्श घर है। भारत में 1919 के एक्ट से लेकर के 1950 संविधान निर्माण तक यही प्रणाली चलती रही है। भारतीय इसके अभ्यस्त थे। इसमें उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। इस प्रणाली में सरकार के निरंकुश होने का डर नहीं रहता। इस कारण भारतीय संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली को ब्रिटेन से स्वीकार किया गया। ये ब्रिटेन से ली गई। तो इस तरीके से ये संस्थात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श घर अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक शासन अमेरिका में है। अब हम ये जानते हैं, अब इन चारों का बारी बारी से स्टडी करेंगे, यानी इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इसके मुख्य लक्षण किस प्रकार के हैं, हम इनकी बात करेंगे। अब देखिए, हम पहले जानते हैं एकात्मक शासन क्या है। एकात्मक शासन, इसकी हम विशेषताएं जानते हैं। एकात्मक शासन क्या है? एकात्मक शासन का जन्म ब्रिटेन में हुआ। एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए ज्यादा उपयोगी है। छोटे जो देश हैं उनमें यह बेहतर तरीके से काम करता है। छोटे देशों के लिए उपयुक्त ज्यादा है। इसमें संपूर्ण सत्ता, इस शासन प्रणाली में संपूर्ण सत्ता एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार में होती है। जैसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति होती है और जो राज्य होते हैं, राज्य सहायता के लिए इसी केंद्र पर निर्भर होते हैं। राज्य सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। इसमें सरकार कभी कभी निरंकुश होने का भी खतरा इसमें बना रहता है। प्रांतीय सरकारें जो होती हैं उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। प्रांतीय सरकारें केंद्र की सहायता पर निर्भर करती हैं। यद्यपि स्थानीय शासन भी होता है, लेकिन स्थानीय शासन केंद्र की कृपा पर निर्भर करता है। जब चाहे केंद्र इन प्रांतीय और स्थानीय शासन को समाप्त कर सकती है। ये जो स्थिति बनती है एकात्मक शासन की, वो संविधान के द्वारा है। यानी संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक सरकार यानी केंद्र सरकार के पास आ जाए, प्रांतीय सरकारों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को एकात्मक शासन कहा जाता है। लक्षण क्या है इसके? मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण, इस शासन प्रणाली में एक गहरी नागरिकता होती है। एक गहरी नागरिकता इसी में होती है। आपातकाल के लिए ज्यादा उपयुक्त है ये, क्योंकि निर्णय एक सरकार को लेना पड़ता है। ये कम खर्चीली व्यवस्था है। कम खर्चीली व्यवस्था है ये। जनता की भागीदारी का कम अवसर मिलता है। जनता की भागीदारी का कम अवसर इसमें प्राप्त होता है। जनता को बहुत ज्यादा भागीदारी, पार्टिसिपेट करने को अवसर नहीं मिलता। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक है। ब्रिटेन में भी है, ब्रिटेन के साथ साथ ये फ्रांस में भी इस तरह की व्यवस्था है। तो ये कुछ विशेषताएं एकात्मक शासन की हो गई हैं। सीधा सरल अर्थ है, संविधान के द्वारा सारी शक्ति एक सरकार यानी केंद्र सरकार को दे दी जाए, राज्य सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहे, प्रांतों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो, ऐसे शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन कहा जाता है। ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ। इस तरीके से ये हो गया। अब बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है।
देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था का जन्म अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का जन्म हुआ है। संघ के लिए शब्द संघात्मक या संघ भी कह सकते हैं। इसके लिए संघ यानी फेडरेशन। देखिए, संघ या फेडरेशन ये लैटिन भाषा के फोइडस से बना है। फोइडस इससे बना है, और इस फोइडस का अर्थ होता है समझौता करना। समझौता करना, समझौता करना या मेलजोल करना। अब मेलजोल जो होता है, मेलजोल दो तरीके से होता है। मेलजोल दो तरीके से होता है। दो तरीके कैसे होता है भाई? एक तो मेलजोल होता है समझौते से, और एक मेलजोल होता है एकीकरण से। एक समझौता होता है, एक मेलजोल समझौते से होता है, एक एकीकरण से होता है। तो ये समझौते से जो मेलजोल होता है उसको फेडरेशन कहते हैं। उसको फेडरेशन कहते हैं। और जो एकीकरण से होता है उसको कहते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट। उसे यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो संघ को अमेरिका में फेडरेशन कहा जाता है और भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इस तरीके से अब भारत और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संघवाद और अमेरिकी संघवाद में क्या अंतर है, यह जान लेते हैं। देखिए, अमेरिका में संघ का जन्म 1787 में हुआ। प्रारंभ में अमेरिका में 13 राज्य थे। ये एक तरह से ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ये आपस में लड़ा करते थे छोटी छोटी बातों के पीछे। तो जब आपस में लड़ते थे तो एक दिन इन्होंने एक समझौता किया, और समझौता के लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ये इकट्ठे होते हैं, वहां पर समझौता करते हैं, और समझौते के बाद यहां पर एक संघ का निर्माण होता है। तो अमेरिकी संघ का निर्माण 13 राज्यों ने किया। इसीलिए अमेरिका के विषय में कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका को कहा जाता है। इसीलिए अमेरिका के विषय में कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जिसका जन्म फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ है। इस तरह संघ की शक्तियां तो अमेरिकी संविधान में लिख दी गई, और जो लिखी हुई नहीं थी वह शक्तियां अवशिष्ट जो विषय थे वह राज्यों को दे दिया गया। लेकिन चूंकि भारत में केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है, भारत में संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के किया गया। यह कार्य, एकीकरण कार्य सरदार पटेल ने किया, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत के संघ और अमेरिकी संघ के बनने में अंतर है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी संघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की विशेषताएं रखता है। इसीलिए अमेरिकी संघ को विश्व का आदर्श संघ भी कहा जाता है। अब चूंकि इस संघ का जन्म कहां पर हुआ, अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका ने इस संघ के लिए कुछ विशेषताएं भी निर्धारित की, विशेषताएं तय की इन्होंने। अब ये विशेषताएं क्या तय की, देखिए। संघात्मक शासन की विशेषता तय करता है अमेरिका। क्या बताया कि एक लिखित और कठोर संविधान,
लिखित संविधान भी होना चाहिए और कठोर संविधान भी होना चाहिए। कठोर संविधान भी होना चाहिए। दूसरा बताया इन्होंने संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, ये एक लक्षण तय किया। तीसरा इन्होंने बताया दोहरी सरकारें। दोहरी सरकारें, दोहरी सरकारें यानी एक सरकार केंद्र की और एक सरकार राज्य की, ये दोहरी सरकारें बताई। और क्या बताया? स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय, यानी स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, यानी ये चारों लक्षण इन्होंने सिद्धांतिक रूप से बताए। इन्होंने कहा कि जिस देश में ये चारों लक्षण पाए जाए वह सैद्धांतिक रूप से संघवाद होता है, संघात्मक शासन होता है। साथ ही अमेरिका ने 4 गौण लक्षण भी बताए। अब गौण लक्षण कौन कौन से बताए? कि दोहरी न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट दोहरी, राज्यों की अलग और केंद्र की अलग। दोहरी चुनाव मशीनरी, दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता, राज्य की सहमति के बिना केंद्र नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। यह अमेरिका ने गौण सिद्धांत बताए। तो इनकी वजह से तो कहा जाता है सैद्धांतिक संघवाद, और गौण लक्षणों की वजह से कहा जाता है व्यावहारिक संघवाद। इसीलिए अमेरिकी संविधान को सबसे आदर्श संघ माना जाता है। तो इस तरीके से यह आपने जाना एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर और इसकी विशेषताएं। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि साहब संघ और परिसंघ में क्या अंतर है? इंटरव्यू के बड़ा लोकप्रिय सवाल हुआ करता है ये। तो संघ का मतलब होता है फेडरेशन, फेडरेशन, और परिसंघ को कहते हैं कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन। परिसंघ क्या होता है? संघ से कमजोर होता है परिसंघ। परिसंघ के सभी राज्य अपने आप को कभी भी परिसंघ से अलग कर सकते हैं। संघ के जो राज्य होते हैं वो अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकते। परिसंघ के राज्यों के पास संप्रभुता शक्ति होती है, संघ के राज्यों के पास संप्रभुता शक्ति नहीं होती। परिसंघ के राज्यों में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। अगर संघ के राज्यों में इस तरह की स्थिति आती है तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। तो इस तरीके से यह संघ और परिसंघ में अंतर है। जैसे कि इंग्लैंड सोवियत संघ का परिसंघ 1936 में बना, 14 राज्यों ने मिलकर के बनाया इसको। 1991 में यह परिसंघ 1991 में समाप्त हो गया। ऐसे ही 1963 में यूगोस्लाविया का परिसंघ बना। अमेरिकी संघ का निर्माण 1787 में हुआ। भारतीय संघ का निर्माण 1950 में हुआ। तो इस तरीके से ये एकात्मक और संघात्मक शासन की विशेषता है। भाई यार तो इस तरीके से एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना, इसमें सतत उत्तरदायित्व पाया जाता है। इसीलिए अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए ऐसा माना जाता है संसदीय शासन प्रणाली में कि मंत्रिपरिषद के सदस्य
एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में देश में दो प्रधान होते हैं। एक तो प्रधान होता है नाम मात्र का और एक प्रधान होता है वास्तविक। नाम मात्र का प्रधान भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट होता है। इसे ध्वज मात्र प्रधान कह सकते हैं, प्रतीकात्मक प्रधान कह सकते हैं, वास्तविक प्रधान कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को। तो इस तरीके से उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। दो प्रधान देश में पाए जाते हैं। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है तो सरकार के निरंकुश होने का खतरा नहीं होता संसदीय शासन प्रणाली में। इसमें विधायिका का महत्व बढ़ जाता है। विधायिका का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, कामरोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और नियंत्रण स्थापित करके उन पर दबाव बनाते हैं। तो इससे विधायिका का महत्व बढ़ता है। इसमें कार्यपालिका बहुल होती है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एकल होती है, इसमें कार्यपालिका बहुल होती है। बहुल कार्यपालिका का मतलब है कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, ये हो गया इसमें। तो ये हो गया संस्थात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं आपने जानी। संसदीय संप्रभुता, इसकी विशेषता क्या? संसदीय संप्रभुता की बात की जाती है इसमें। संसदीय संप्रभुता, इसका मतलब होता है कि संसद इसमें सर्वोच्च होती है। अब चूंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ है, तो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, लेकिन भारत में संसदीय संप्रभुता न होकर के संविधान की सर्वोच्चता है। यानी भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसके दोष क्या है संसदीय शासन प्रणाली के? एक तो कार्यकाल इसका अनिश्चित रहता है, सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार के स्थायित्व को लेकर संकट बराबर बना रहता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था आपातकाल के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। जहां पर बहुदलीय प्रणाली होती है वहां पर यह व्यवस्था भी बेहतर काम नहीं कर पाती। ये जहां टू पार्टी सिस्टम है वहां पर यह व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करती है। जब जब गठबंधन सरकारों का दौर देश में चलता है तो गठबंधन सरकार में संस्थात्मक शासन प्रणाली कमजोर मानी जाती है और प्रधानमंत्री उस स्थिति में कमजोर साबित होता है। इसीलिए ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को छाया मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से शासन, संसदीय शासन प्रणाली हो गई। अब बात कर लेते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं पाया जाता, यानी इसका अपोजिट है ये। इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं पाया जाता, अर्थात व्यवस्थापिका के अर्थात कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र रहते हुए कार्य करेंगे। मॉन्टेस्क्यू जो फ्रांस के विचारक हैं, उन्होंने शक्ति पृथक्करण थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर दिया था। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है, चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत पाया जाता है इसमें। अर्थात राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति अगर किसी मंत्री की नियुक्ति करता है तो उसका अनुमोदन वो सीनेट से करवा लेता है
और सीनेट जो भी विधेयक पारित करती है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस तरह अमेरिका में चेक्स एंड बैलेंस के रूप में यह व्यवस्था काम करती है। चूंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है, इसीलिए वहां पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। इसमें कार्यपालिका एकल होती है, एकल, यानी वास्तविक और नाम मात्र का कोई भेद इसमें नहीं होता। वास्तविक और नाम मात्र का भेद इसमें नहीं होता। ये वास्तविक और नाम मात्र का एक ही होती है, जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति, वही सर्वे सर्वा है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अमेरिका में इसका चुनाव राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वो उसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर में होता है, लेकिन शपथ वो 20 जनवरी को ही लेता है। शपथ लेने के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में करीब 6000 नियुक्तियां कर सकता है वो। अमेरिका में मंत्रिमंडल विधायिका के सदस्य नहीं होते, राष्ट्रपति उन्हें अपनी मर्जी से नियुक्त करता है। इसीलिए सभी मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए वहां पर किचन कैबिनेट भी कहा जाता है मंत्रिमंडल को। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में क्या अंतर है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। संसदीय शासन का जन्म ब्रिटेन में, भारत में एकात्मक शासन का जन्म ब्रिटेन में, अध्यक्षात्मक और संघात्मक शासन का जन्म अमेरिका में। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली ली अमेरिका से गई है, लेकिन लागू जो हुई है वो कनाडा की संविधान के आधार पर लागू हुई है। इन दोनों में अंतर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर होता है। अगर कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है तो शासन संसदीय शासन होगा, और अगर उत्तरदायी नहीं है तो अध्यक्षात्मक शासन होगा। संविधान के द्वारा शक्तियां एक सरकार को दे दी जाए, एकात्मक शासन हो गया। संविधान के द्वारा सारी शक्तियां केंद्र और राज्यों में बांट दी जाए, संघात्मक शासन हो गया। तो इस तरीके से यह आपने चारों में अंतर जाना। कंपटीशन में बहुत सवाल आते हैं, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर, ये क्लास निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। से इस नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच।